हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम ICAR यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम में 2 मार्च के सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग हम सारे क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट, ताकि आपके आने वाले शिफ्ट में हेल्प हो सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ। ठीक है, ये पूछा गया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ, तो आंसर हो जाएगा 1878 में। एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देश के वर्नाकुलर प्रेस में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई और समाचार पत्रों ने नई सामाजिक राजनीतिक चेतना में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। पहले कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, इलाहाबाद में ही समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे थे, लेकिन बाद में समाचार पत्र छोटी जगहों से भी प्रकाशित होने लगे। चूँकि अधिकांश समाचार पत्र छोटी जगहों से प्रकाशित होते थे, वे सभी मौखिक भाषाओं में ही थे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो 1878 में यह अधिनियम पारित किया गया, पूछा गया था ना कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ, तो 1878 में यह अधिनियम पारित किया गया। तब अंग्रेजी समाचार पत्रों की संख्या 20 थी और वर्नाकुलर प्रेस समाचार पत्र 200 थे। याद रखिएगा, हो सकता है कि ये आपके नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ ले। ठीक है, इन वाचाल समाचार पत्रों ने लोगों को राजनीतिक मामलों से अवगत कराया और अब लोग धीरे धीरे अपने अधिकार के लिए सवाल पूछने लगे। इसलिए सरकार के सर्वोत्तम हित में लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके आने वाले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले कि जो लॉर्ड लिटन है, ठीक है, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया। पूछा गया था कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1878 में। पूछ सकता है कि किसने पारित किया, तो लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, इस अधिनियम को बाद में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया, जिसने लॉर्ड रिटन का अनुसरण किया। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखिएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता रेखा के बारे में क्या गलत है। पॉवर्टी लाइन से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्या गलत है, इसमें 4 ऑप्शन होंगे, या तो उसमें अगर ऑप्शन होता तो इसे बताना बहुत ही आसान था। फिर भी मैं पॉवर्टी लाइन के बारे में जितनी भी विशेषताएं, लगभग सारी विशेषता बता देती हूँ आपको। जैसे कि जो निर्धनता रेखा है, वह रेखा है जो उस क्रय शक्ति को प्रकट करती है जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। क्रय शक्ति को प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय, ठीक है, यानी कि पर कैपिटा एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि हमें यह मालूम हो जाए कि एक व्यक्ति का जीवन स्तर न्यूनतम बनाए रखने के लिए क्रय शक्ति का स्तर अर्थात प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय कितना होना चाहिए या क्या होना चाहिए, तो उस स्तर से थोड़ा नीचे जीवन बिताने वाले को निर्धन माना जा सकता है। भारत में जो भारत में निर्धनता रेखा है, उसका निर्धारण कौन करता है, तो भारतीय निर्धनता रेखा को परिभाषित करने का प्रयत्न सर्वप्रथम 1962 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जैसे गॉडगिल, DN गांगुली और लोकनाथन आदि के कार्यदल ने किया था। याद रखिएगा कब किया गया प्रयास, तो 1962 में। ठीक है, इस कार्यदल के अनुसार निर्धनता रेखा का निर्धारण उस प्रति व्यक्ति मासिक व्यय से किया जाएगा जो न्यूनतम दैनिक आहार की आवश्यकताओं तथा जीवन की अन्य आवश्यकताओं जैसे कपड़ा, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन आदि को पूरा करने के लिए आवश्यक है। आजकल भारत में गरीबी रेखा को नेशनल सैंपल सर्वे संगठन NSSO का द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे संगठन। ठीक है, हर 5 वर्षों में NSSO एक बार गरीबी मापने का विस्तृत सर्वेक्षण करता है। हर 5 में NSSO रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 2400 कैलोरी और तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी लेने के लिए उपभोग व्यय है। अगला क्वेश्चन है, जब वस्तु औसत दर्पण को फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है, तो आंसर हो जाएगा जो प्रतिबिंब है आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे बनेगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पॉलिटी से समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद दिया गया है, तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 में समता का अधिकार दिया गया है। तो इससे रिलेटेड थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। जो भारतीय संविधान के भाग 3 में
मूल अधिकार दिया गया है और मूल अधिकार में ही समता का अधिकार है, जो आर्टिकल 14, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 को, ठीक है, मतलब कि 14 से लेके 18 तक, ठीक है, समता के अधिकार में वर्गित किया गया है। मतलब यही कि अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद जनता को समता प्रदान करती है, ठीक है, 14 से 18। तो पूछा गया था सिंपली समता का अधिकार, तो आर्टिकल 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किन दो बैंकों के विलय के बाद देश का यानी कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया? तो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो कौन कौन सा बैंक मिला था? तो विजया बैंक और देना बैंक, ठीक है। इसका मिलने के बाद जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किसी मतलब कि मिलाने से उसका पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक्चुअली इसका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया था कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में जान लीजिए कि जो यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो सांद्रता इतना है 1 मतलब कि 1.1 मोल और सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता 0.05 मोल है, फिर भी चाहे हम HCl ले अथवा H2SO4 ले, तो प्रत्येक अम्ल की जो पीएच मान होती है वो लगभग समान होती है। थोड़ा सा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रमुख अकार्बनिक अम्ल है। यहाँ से याद रखिएगा जो HCl है ये क्या है? अकार्बनिक अम्ल है, ठीक है। वस्तुतः हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जलीय विलयन को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। इस अम्ल का उल्लेख ग्लोबर ने 1648 ईस्वी में पहले पहल किया था। जोसेफ प्रिस्ली ने 1772 में इसे पहले तैयार किया और हम्फ्री डेवी ने 1890 में सिद्ध किया, ठीक है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का यौगिक है। इससे पहले लोगों को गलत धारणा थी कि इसमें ऑक्सीजन भी रहता है, तो इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और क्लोराइड, ठीक है। तब इसका नाम मर्क्यूटिक अम्ल था, जो इसे आज भी कहीं कहीं प्रयोग किए थे। तो म्यूरिएटिक अम्ल किसका नाम है? तो HCl को ही कहते हैं, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि जो IUPAC नाम पूछ सकता है, तो इसका IUPAC नाम है क्लोरेन, ठीक है। अन्य नाम जैसे म्यूरिएट, ठीक है, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोनियम क्लोराइड या क्लोरोहाइड्रिक एसिड, याद रखिएगा। मीराबाई चानू से एक प्रश्न पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा वेट लिफ्टर। मीराबाई चानू क्या है? मतलब एग्जैक्टली इससे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था। तो मीराबाई चानू एक वेट लिफ्टर है, ठीक है। तो मीराबाई चानू के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इनका फुल नेम साइखोम मीराबाई चानू, बर्थ डेट 8 अगस्त 1994, कहाँ पे? इम्फाल मणिपुर से है। ये भी पूछ सकता है आपके शिफ्ट में कि ये कहाँ किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो मणिपुर, ठीक है, याद रखिएगा। पिता का नाम साइखोम कृति मितेई, माता का नाम साइखोम ओगम्बी तोम्बी लीमा, भाई बहन देख लीजिए, और हाइट इतना है और वजन 48 kg। और खेल तो जानते हैं कि वेट लिफ्टर है यानी कि भारोत्तोलन, ठीक है। कोच याद रखिए, कोच से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कुंजरानी देवी जो शुरुआती थी और विजय शर्मा अभी करंट में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक जेट स्ट्रीम से एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पूछा गया है, फिर भी जेट स्ट्रीम के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा कि जो जेट स्ट्रीम या जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में और विशेषकर समताप मंडल में तेज गति से प्रवाहित या बहने वाली हवाएं हैं। इनकी प्रवाह की दिशा जल धाराओं की तरफ ही निश्चित रहती है, ठीक है, इसलिए इसे जेट स्ट्रीम का नाम दिया गया है, याद रखिएगा। जेट स्ट्रीम धरातल से ऊपर यानी कि 6 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर लहरदार रूप से चलने वाली वायुधारा है। इस वायुधारा का संबंध धरातल से चलने वाली पवनों के साथ भी जोड़ा गया है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ही जेट स्ट्रीम नामक एक वायुधारा की जानकारी मिली थी। पूछ सकता है कि कब मिली थी, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। इस वायुधारा की जानकारी दरअसल 1945 ईस्वी में मिली थी, लेकिन 1949 ईस्वी में इस जेट स्ट्रीम के साथ विश्व जलवायु के संबंधों को भी जोड़ा गया। पूरे विश्व में जेट स्ट्रीम के 4 प्रकार हैं, पर भारत के संदर्भ में यदि देखा जाए तो जेट स्ट्रीम के 2 प्रकार हैं। कौन सा? पछुआ और पूर्वी। पछुआ मतलब पश्चिमी, ठीक है। तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है वो कितना डिग्री से है? तो 20 से 35 डिग्री नॉर्थ, और जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है वो 8 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्टॉर्म कहाँ आता है, यानी कि आंधी कहाँ आता है। ऑप्शन होता तो इसका आसानी से हो जाता, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा पर कानून कब पारित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कानून कब पारित हुआ ये पूछा गया था। तो यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जो सती प्रथा से रिलेटेड कौन से गवर्नर हैं, ठीक है, कौन से ब्रिटिश गवर्नर, उनका नाम बताइएगा। देख लेते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश होना पड़ा था। अंततः उन्होंने सन 1829 में सती प्रथा रोकने पर कानून बनाया। यानी कि क्वेश्चन पूछा गया था कि सती प्रथा पर कानून कब बना, तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर कानून बना। किसने बनाया था, राजा राम मोहन द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, इस प्रकार भारत में सती प्रथा का अंत हो गया। अगला क्वेश्चन है, 22 ग्राम कार्बन परमाणु में कितने अणु है। एग्जैक्टली क्या पूछा गया था ये भी नहीं समझ में आ रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए कि जो कार्बन के मतलब C12 के एक मोल में कितने परमाणु होंगे। तो अवगाद्रो संख्या अवगाद्रो संख्या के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित इकाइयों की संख्या को अवगाद्रो संख्या कहते हैं। तो जो अवगाद्रो की संख्या होती है 6.022140857 इंटू 10 के पावर 23 के बराबर होता है। ठीक है, और यह संख्या अवगाद्रो नियतांक भी कहलाती है। यह 12 ग्राम कार्बन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। तो 12 ग्राम कार्बन जो है 12 ग्राम कार्बन परमाणुओं की संख्या के बराबर होते हैं, यानी कि कितना होता है, तो 6.03 अप्रॉक्स मान सकते हैं। ठीक है, 10 के पावर 23 तो इतना होता है। 22 ग्राम पूछा था, तो इसमें आप मतलब कि 1 ग्राम का निकाल के आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मोल देख लीजिए, किसी पदार्थ की मात्रा के मापन की एक मौलिक इकाई है। परमाणु के लिए अवगाद्रो के कणों की संख्या द्रव्यमान ग्राम में उनके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। और अणुओं के लिए अवगाद्रो की कणों की संख्या द्रव्यमान ग्राम में उनके आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। थोड़ा सा यहाँ पे ये जान लीजिए कि जो मोल क्या है, माप की एक इकाई है जिसे किसी चीज़ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें कणों की संख्या 12 ग्राम, कार्बन में पाए जाने वाले कण, परमाणु, अणु आदि की संख्या के बराबर है। कणों की संख्या को अवगाद्रो संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है और यह लगभग 6.02 से 10 के पावर 23 होता है। ठीक है, इसलिए कार्बन के एक मोल में 6.02 इंटू 10 के पावर 23 परमाणु है और वजन 12 ग्राम है, याद रखिएगा। ठीक है, तो एक मोल में इतना परमाणु होता है कार्बन के एक मोल में। ठीक है, तो वहाँ पे 22 पूछा था, तो 22 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बस आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिएगा, जो C12 है कार्बन का एक समस्थानिक है और व्यापक रूप से सभी न्यूक्लियाइडों के परमाणु द्रव्यमान के मापन के लिए मानक रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया है। दुमहल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, तो याद रखिएगा। दुमहल, कूद, बच्चा नगमा और रूफ। ठीक है, तो रूफ क्या है, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ATP क्या है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। ATP का अर्थ एडिनोसिन ट्राईफास्फेट है। ठीक है, जो क्या है, एक यौगिक है जो सभी सजीव कोशिकाओं में ऊर्जा का वाहक एवं संग्राहक है। याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट या ATP एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, प्रकृति में इनकी संख्या 10 लाख से अधिक है। ठीक, जीवन पद्धति में कार्बनिक यौगिक की ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी होता है। तो एडिनोसिन का फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 10 लाख से अधिक है। एक क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक कोशिका से पूछा गया था, तो एग्जैक्टली क्या पूछा गया था पता नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक की मैं सारी विशेषताएं यहाँ पे बता दी हूँ, साथ ही साथ यूकैरियोटिक की भी विशेषता बता दी हूँ। तो हो सकता है आपके आने वाले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो ये दोनों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, जो प्रोकैरियोटिक की जो कोशिका भित्ति होती है वो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, और जो यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है। और जो प्रोकैरियोटिक की माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें मतलब कि प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है।
राइबोसोम 705 प्रकार के होते हैं और यूकैरियोटिक में 805 प्रकार के होते हैं। गोल्जी काय, तो गोल्जी काय प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं लेकिन यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक में और उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक में। लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक में और उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक में। और डीएनए एकल सूत्र के रूप में प्रोकैरियोटिक में और पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में यूकैरियोटिक में। ठीक है। काशाभिका यानी कि केवल एक तंतु होता है और कुल इसमें 11 तंतु होते हैं। केंद्रिका अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक में, उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक में। सेंट्रियोल अनुपस्थित, लगभग सारे चीज अनुपस्थित ही होते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक में, उपस्थित यूकैरियोटिक में। और श्वसन तो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा किसमें, यूकैरियोटिक में, याद रखिएगा। लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है किसमें, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण थाइलेकोइड में होता है और क्यूरोप्लास्ट में यूकैरियोटिक में होता है। कोशिका विभाजन असूत्री प्रकार का होता है और जो यूकैरियोटिक में समसूत्री प्रकार का होता है। इतनी बातें याद रखिएगा। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक से क्वेश्चन आगे भी बन सकता है। ठीक है। एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लिस्ट, क्या है क्वेश्चन, नेपाल में राजतंत्र की स्थापना कब हुई। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, चाइना की अंतिम शासन कौन सा था, इस टाइप से क्वेश्चन था। ठीक है। बहुत से क्वेश्चन पूछे गए, मतलब एग्जैक्टली समझ में नहीं आया था तो मैंने उसको नहीं लिखा है। ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है कि नेपाल में राजतंत्र की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1768 ईस्वी में। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए कि जो नेपाल राज्य है इसे पहले गोरखा राज्य भी कहा जाता है। तो पूछ सकते हैं गोरखा राज्य किसे कहा है, तो नेपाल को। ठीक है। 1768 में स्थापित एक राज्य था जिसे एकीकरण कर बनाया गया था, जिसे स्थापित करने वाले थे पृथ्वी नारायण शाह, जो गोरखा राज्य के राजा थे। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।